नमस्कार। जीवन रंग उषा संग पर आज हमारे साथ अपनी बात करने डॉक्टर कोयल विश्वास आई हैं। तो डॉक्टर कोयल विश्वास का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मैम। हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डॉक्टर कोयल विश्वास यहाँ के जाने माने कॉलेज माउंट कार्मेल में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। और इन्होंने बीएससी, फिर एमए हिंदी और फिर एमफिल और पीएचडी किया है। उसके अलावा भी इन्होंने कई कोर्स वगैरह किए हैं जो हम धीरे धीरे इनसे बात करेंगे और जानेंगे। वैसे जैसे अनुवाद में डिप्लोमा किया है, काउंसलिंग में, लाइफ स्किल्स में कुछ ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने ली है, डिप्लोमा किया है। और इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में यदि मैं बताऊं तो इनके मौलिक साहित्यकाश के 2 चांद बंकिम चंद्र व प्रेमचंद आलोचनात्मक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। मन की खिड़की कविता संग्रह, गीली मिट्टी की खुशबू भी कविता संग्रह है, यह तुम्हारा घर नहीं है कहानी संग्रह है, बादलों के पीछे एक घर है कविता संग्रह, इंद्रधनुष में काला रंग क्यों नहीं होता कहानी संग्रह है। और इन्होंने कई रचनाओं को, कई पुस्तकों को संपादन भी किया है। तो उसमें है कथा कौमुदी, कथा कौस्तुभ, एकांकी धारा, कथा सरोवर। मुझे लगता है ज़्यादातर ये इनके स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के कोर्स की किताबें हैं जिनका इन्होंने एडिटिंग किया है। और ये उन्होंने अनुदित भी किया है, मतलब कुछ रचनाओं को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें द गेजिंग डेमसेल बियॉन्ड द कैनवास जो 2021 में हुआ है, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ लाइट, देन अवेकनिंग ऑफ बर्ड्स, द परफेक्ट पिक्चर, माई स्टैटिकल एंड ह्यूमरस स्टोरीज बाय डॉक्टर हरीश नवल, इन सब का इन्होंने अनुवाद किया है। तथा इनकी हिंदी तथा अंग्रेजी के साझा संकलनों में काफ़ी कविताएं और आलेख आदि प्रकाशित हुए हैं। और इनको कई सम्मान भी मिले हैं, जिनमें मुख्य हैं हिंदी की गूंज, टोक्यो जापान से हिंदी दिवस पर इन्हें साहित्य रत्न उपाधि से विभूषित किया गया। युग प्रवर्तक नरेंद्र मोदी पुस्तक के लिए किंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रही हैं। हिंदी साहित्य के प्रति सेवा स्वरूप भारत उत्थान न्यास द्वारा भगिनी निवेदिता सम्मान मिला है। विश्व हिंदी संगठन द्वारा विश्व कीर्ति कृति सम्मान और काव्य शिरोमणि उपाधि, काव्य कौमुदी, चेतना हिंदी मंच तेलंगाना द्वारा भी इन्हें मिला है। तो ऐसी कई उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की हैं और काफ़ी कुछ लिखती रहती हैं और काफ़ी कुछ करती हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो आइए और अधिक इनके बारे में जानते हैं और इनसे बात करते हैं इस संबंध में। तो कोयल जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और बचपन की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। हमने कॉलेज से ऊपर तो जान लिया, लेकिन बचपन कहाँ बीता और शिक्षा के बारे में थोड़ा जानेंगे। जी उषा जी, आपको शुभ संध्या और इस चैनल से जुड़े सभी को, सभी दर्शकों को शुभ संध्या। जैसे कि आपने पूछा कि मेरा बचपन कोलकाता में बीता। मेरा जन्म वहीं पर हुआ। मैं एक बंगाली हूँ। तो हाँ, तो बचपन के 12 साल मैं बंगाल के साउथ कलकत्ता में मैंने बिताया। मैं प्रॉपर कलकत्ता की लड़की हूँ। और उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया था यहाँ बेंगलोर में। तो तभी हमारे पूरे परिवार बेंगलोर में शिफ्ट होके आ गए। 1991 ये बात है। तो आधी स्कूलिंग मेरी वहां पे हुई और 7th स्टैंडर्ड से मेरी बाकी की पढ़ाई, आगे की जिंदगी बेंगलोर में ही बीती है। तब से लेकर अब तक बेंगलोर की ही बनकर रह गई हूँ। तो 12 साल तक आप कलकत्ता में रही। जब तक 12 साल की थी तो मतलब प्राइमरी तो काफी कुछ वहीं से, मतलब जी। तो वहाँ का और यहाँ का अनुभव आपको उस समय कैसा लगा? क्या चेंजेस लगे सडनली? क्योंकि एक बच्चा बचपन जहाँ गुजारता है उसके बहुत करीब होता है जगह से, वेशभूषा, खान पान और फ्रेंड्स खास तौर से उनको भी मिस किया होगा। तो वो कैसा रहा चेंज? तो कर्नाटका, कोलकाता तो कर्नाटका। ये सवाल बहुत सालों के बाद मुझे किसी ने पूछा उषा जी। सच अच्छा। पूछिए तो कोलकाता में मेरी जिंदगी बड़ी प्यारी थी, क्योंकि हमारा एक संयुक्त परिवार था। दादा दादी की मैं बहुत लाडली थी। ताऊ जी, ताई माँ, बुआ, भरा पूरा घर था हमारा।
और हम लोग 4 भाई-बहन थे, ताऊ जी के 2 बच्चे और हम 2 भाई-बहन। हम कभी ये जान ही नहीं पाए कि हम लोग 2 भाई-बहन हैं, हम हमेशा जानते थे कि हम 4 भाई-बहन हैं। और ये हैरत की बात है कि जब मैं 6th में थी, 7th में तो मैं यहाँ आ गई, तो 5वीं कक्षा में एक दिन मेरे ताऊ जी की बेटी, जो मुझसे 2 साल बड़ी है, मेरी दीदी, उन्होंने कहा, "पता है, हम दोनों ना सगी बहनें नहीं हैं।" तो मैंने कहा, "फिर?" अच्छा। कह रहे, कहते हैं, "हम दोनों कज़िन हैं।" मैंने कहा, "अच्छा, ये तो मुझे पता नहीं था।" कह रहे, "हाँ रे।" तो ये जो हमारी सोच थी, ये जो हमें बचपना था, ये जो हमें सादगी थी, क्योंकि इस तरह से हम बड़े हुए थे इस परिवार में, और वहां से जब बेंगलोर आना पड़ा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मान के चलिए कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक परिवर्तन था, और एक उस उम्र के बच्ची होने के नाते बहुत बड़े मेरे लिए कल्चरल शॉक थी, क्योंकि मैं उस चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। और हाँ, बेंगलोर आने के बाद यहाँ का माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगा, मगर मैं अपने घर दादा दादी को बहुत याद करती, वहाँ ताऊ जी, ताई माँ, बुआ, इन सबको मैं बहुत, सही। नानी, मामा। तो ये जो एक तरह से कट के आ जाना था, किसी जैसे किसी पौधे को आप जड़ समेत उखाड़ के कहीं और लेके जा रहे हो, तो सही है, बहुत सही। मूर्छा सी गई थी। मगर हाँ, बेंगलोर आने के बाद यहाँ का बिल्कुल माहौल अलग मिला, और ये बड़ी सुंदर जगह है। तो एक जगह वो था कि वहां पे मेरे लोग थे, और ये वो जगह थी कर्नाटक, बेंगलोर, जहाँ पे मैं एक्चुअल में बन पाई। तो ये सही। दोनों चीजें मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये प्रश्न मैंने इसलिए भी पूछा कि ऐसा तो मेरी बेटी के साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पैदा भी मतलब बचपन से यहीं थी। लेकिन जब मैंने स्कूल चेंज करने की सोची, और वो उस समय 5th स्टैंडर्ड में थी, जी। आपको विश्वास नहीं होगा, उसने इतना स्ट्रांगली अपोज किया कि मैं अपना स्कूल चेंज नहीं करूंगी, आपको चेंज करना है तो करो। क्योंकि हमने को भी शिफ्ट कर लिया था, तो मेरा जिस स्कूल में मैं क्लिनिकानमेंट में पढ़ाती थी, वो काफी दूर हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरा दूसरे स्कूल में वो भी हो गया था, क्या कहते हैं, मेरा पोस्टिंग भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, मम्मा आपको जाना है तो जाओ, मैं ये स्कूल नहीं छोड़ के जाऊंगी। और सेम थिंग मेरे प्रिंसिपल ने भी बोला, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप ऐसा करिए, आप घर या स्कूल के पास ले लीजिए। नहीं, बच्चों के मनोविज्ञान पर इसका बहुत भारी हाँ, असर पड़ता है, क्योंकि वहां, हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि वहां के जो मेरे टीचर्स थे, मेरी सहेलियां थी, है ना, घर तो था ही, ये भी जो एक अभी आपने बताया अपनी बेटी के बारे में, उस उम्र के बच्चों के मन पे बहुत बहुत इसका असर पड़ता है। हाँ। तो मतलब मेरे मैं को समझ लगा कि सकती हूँ, जरूर आपको भी लगा होगा, और ये बहुत प्रश्न बुरी पूछा। तरह से। तो ऐसा होता है। और अंत में उसकी जीत हुई, और हमारे प्रिंसिपल ने भी मना कर दिया, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो फिर हम ऑफिस क्वार्टर छोड़ के किराए के घर में आ गए, और फिर क्लूनी के पास हाँ। हमने घर लिया। तो ऐसा भी होता है। चलिए, ये तो बातें हुई स्कूल हम्म। की। अब आप जो साहित्य के क्षेत्र में काफी कुछ लिख रही हैं, काफी कुछ लिखा है, आपके कविता संग्रह भी काफी प्रकाशित हुए हैं, आलोचनात्मक भी हुए हैं, संपादन भी किया है, काफी कुछ कर रही हैं। और इवन अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेशन ये सब भी काफी किया, अंग्रेजी हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, जो भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये किसकी प्रेरणा से और कब प्रारंभ हुआ है लेखन का कार्य? लेखन मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मेरी माँ बहुत बहुत टैलेंटेड इंसान थी, बहुत सुंदर गाना गाती थी, और हमारे घर में ना पढ़ने का एक बहुत सुंदर माहौल था। घर में लाइब्रेरी से किताबें आती, बांग्ला किताबें आती, और मेरी जो मैंने बांग्ला की शिक्षा दीक्षा ली, वो मेरे घर पे हुई। मेरी दादी, मेरी माँ, इन लोगों ने मुझे बांग्ला सिखाया। हालांकि स्कूल में मैंने कभी बांग्ला की पढ़ाई नहीं की। मेरे स्कूल में मैंने हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में पढ़ा, और मेरी द्वितीय भाषा हिंदी थी बचपन से। तो माँ चाहती थी कि मैं हिंदी और अंग्रेजी इतनी अच्छी पढ़ूं कि भारत में कहीं भी जाऊं, ये दो भाषाएं मुझे अच्छे से हमें, मैं और मेरे भाई, है ना, ये माँ का बहुत बड़ा सपना था। तो नहीं, और वो खैर, दूरदर्शी थी, दूरदर्शी बहुत थी। बहुत ज्यादा। तो हाँ। जैसे कि बचपन से ही मुझे अंग्रेजी में लिखने का बड़ा शौक था, मैं कविताएं लिखती थी।
5वीं से मैंने लिखना शुरू किया। माँ को दिखाती थी, माँ कभी कभी कहती थी हाँ बेटा यहाँ थोड़ा सुधार कर लेना, और धीरे 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 वो मेरे डायरी की साइज बढ़ती चली गई। काफी काफी मैंने पब्लिश किया स्कूल के मैगजीन में। तो हिंदी में मेरे लिखने का जो क्रम है वो कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ। कभी एक आध लिखती थी, फिर मेरी शादी हो गई बहुत जल्दी, ग्रेजुएशन खत्म होते ही मेरी शादी हो गई। और उसके बाद लगभग लगभग मान के चलिए 15-16 साल के बाद, क्योंकि बीच का जो समय होता है, फैमिली बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां होती है, तो उसमें मैंने ज्यादा लेखन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कभी कभार कुछ लिख लेती थी, मगर वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ नहीं। कोविड के समय मैंने इस चीज को फिर से परस्यू किया, क्योंकि वो ऐसा समय था जब मुझे अपने लिए काफी समय मिल जाता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते थे और 2-3 क्लास के बीच में गैप होते थे। तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उस समय भाव ही अलग होते। तो मैंने, वो समय था, अकेलेपन का समय था, घर में एक जगह कोने पे हस्बैंड, एक जगह पे मैं, एक जगह पे बेटी। तो लिखने का जो ये क्रम है, उस समय मैंने जोर शोर से किया, और देखते देखते कई साहित्यकारों के साथ मेरा परिचय हुआ, जिनका अनुवाद भी मैं करने लगी थी। तो मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा अनुवाद इन लोगों को इतना पसंद आएगा। तो बस मान के चलिए कि जो स्पीड से मेरा काम था वो 2020 से शुरू हुआ। बचपन की वो हॉबी जो थी, वो पता नहीं कैसे अचानक से 2020 से इन 6 सालों में मेरी जितनी भी किताबें निकली है, आप मान के चलिए पिछले 6 सालों की मेरी पूंजी है। तो 18-19 किताबें खत्म हो गई, मतलब कर लिया है। अभी 1-2 किताबों पर और काम चल रहा है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको कोविड ने बहुत कुछ सिखाया है, और उनमें से ये जी, ऑनलाइन जो हम बैठे बातें कर रहे हैं, ये भी एक है, एक उपलब्धि है ये कोरोना की। बहुत बड़ी, ये हम ये बिल्कुल। शुरू किए हैं, नहीं तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह ऑनलाइन भी कुछ किया जा सकता है। और मेरी भी जो कविता संग्रह पहला, उसी के दौरान मैंने भी काफी जी, लिखा, और उसके 2019 में ही मेरा भी पहला कविता संग्रह आया, और अभी मेरा कथा संग्रह आया है। तो ऐसा होता है, देखिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बैलेंस कैसे बनाती हैं? अब आप जैसे पढ़ाती हैं, तो इतना कुछ समझ सकते हैं, और एक डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है, और बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी काफी कुछ होता है, क्योंकि मैंने भी अध्यापन किया है। जी। तो उनको और लिखना और अपना कुछ साहित्यिक कार्य करने में कैसे बैलेंस बनाती है? मैम, बैलेंस देखा जाए तो मैं अपनी वर्क लिस्ट बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ। तो अच्छा। मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा अपना जो टू डू लिस्ट है, जो स्केड्यूलिंग होता है, मैं उसको हमेशा बहुत नीटली करती हूँ, और उसमें मेरी प्रायोरिटी मैं पहले चेक करती हूँ। तो सबसे पहले, जैसे मेरे दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो मेरे कॉलेज के लिए होता है, तो उसमें मेरी जो जिम्मेदारियां होती है, तो हमेशा मेरी टू डू लिस्ट में 2 कॉलम होते हैं। तो एक में जो मेरी प्रायोरिटीज होते हैं, और उसके बाद मैं अपने लेखन के लिए, मान लीजिए कोई एक कृति है, मैं उसके लिए अपने आप को 6 महीने का समय देती हूँ, अगर मेरी वो स्वरचित है। 6 महीने से 8 महीना, कभी कभी अनुवाद है तो 1 साल तो पक्का चाहिए होता है मिनिमम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और वो थोड़ा स्लो भी जाता है, क्योंकि किसी और का काम का अनुवाद बहुत कठिन होता है। तो बिल्कुल। अब हाँ, अपनी चीज हो तो ठीक है, 6 से 8 महीने का टाइम रहता है, मगर वो एक्सटेंड हो जाता है। एक सेमेस्टर ब्रेक में शुरू करती हूँ, मुझे पता है अगले सेमेस्टर ब्रेक तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो सेमेस्टर ब्रेक ही मेरा समय होता है जब मैं बैंगलोर से चली जाती हूँ कहीं पे, ओके। एकदम अकेले चुपचाप मैं कहीं पे 4-5 दिन, वहां से मैं अपने आप को थोड़ा सा बटोरती हूँ, और फिर घर आकर मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो बैलेंस इस तरह बनता है कि अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय, थोड़ा हिस्सा मैं अपने आप के लिए बचा लेती हूँ, जिस समय मैं चिंतन मनन करती हूँ, और कुछ ना कुछ अगर लिख भी ना पाओ तो कम से कम अगर मान लीजिए एक कोटेशन हो जाए, या कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाए, कुछ सोच, हम्म। थॉट्स, वो मैं कीन करके रखती हूँ, तो कभी वो बन जाती है। कभी कहानी बन जाते हैं, तो कभी कविताएं बन जाती है, कभी कुछ नहीं तो बस एक सोच बनकर एक डायरी के रूप में रह जाता है। तो इस तरह से बन जाता है। बस हाँ, ये प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब सही है, क्या करना सही था। और ये जो साहित्य कार्य होता है ना मैम, वो उसका एक मजा ये है, ऐसे
अजीबोगरीब समय पर ये क्रिएटिविटी आती है, जैसे मैंने खाना पका रही हूँ या मान लीजिए मैं बर्तन साफ कर रही हूँ घर के कामकाज में, ये क्रिएटिविटी जबरदस्त आती है। तो बिल्कुल, जितना और उस रात समय लगता है कि हम अभी लिख दें, नहीं तो फिर चले जाती है वो, ये बात भी है। बिल्कुल, तो घर के काम करते समय ये जबरदस्त ये स्पार्क आते हैं, क्रिएटिविटी की स्पार्क्स आती है और तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, फटाफट हाथ धो के कुछ लिख लो, चलो इसके पहले कि वो उड़ जाए। बस ऐसे सही है, हो जाता है। सही है, सही है, सही है। और इस सब में आपके परिवार का कितना सपोर्ट मिलता है आपको, पति, बहुत बच्चे? ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा। मेरी एक ही बेटी है। अच्छा। बेटी अभी 22 साल की है। हाल ही में उसने अपना लाइक पिछले साल उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। अच्छा। तो अभी वो जॉब कर रही है। हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट है क्योंकि वो खुद इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। वो एक आर्टिस्ट है। हमारे घर में माहौल ही ऐसा है। हमारे घर में टीवी नहीं है, कोई टीवी नहीं देखता है हमारे घर में। तो हमने अरे वाह! टीवी नामक वस्तु को लिया ही नहीं है क्योंकि हुँ, हुँ। उसके लिए किसी के पास समय नहीं है। हमारे पास किताबें होती है, हम बैठ के गप्पे मारते हैं, अलग-अलग विषयों पर बात करते हैं हुँ, और हुँ। कभी मैं अपने कॉलेज की चीज़ें बताती हूँ, तो मेरे हस्बैंड अपने ऑफ़िस की वो साइंटिफिक दुनिया से जुड़े हैं, वो उनकी चीज़ें शेयर करते हैं। तो हुँ, कुल हुँ, हुँ। मिलाकर ये माहौल, ये माइंडसेट बन जाता है कि बस अभी थोड़ा वक़्त मिल जाए तो कुछ लिख लूँ। नहीं, नहीं, ये बहुत बात तो सपोर्ट है। बहुत सपोर्ट है। परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो आप कुछ भी अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर करने जी, वाले करते हैं, लेकिन सपोर्ट हो तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। ये बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं वो आपसे बहुत अभी बहुत आपकी जो एनकरेज करते हैं, बहुत एनकरेज हाँ, करते हाँ, हैं। एक प्लीज़। हाँ, आपकी जो पहला ये साहित्यकार के 2 चाँद, बंकिम चंद्र एवं प्रेमचंद, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है एक तरह का, तो इसमें आपके जी। इसके बारे में कुछ बताइए आप। ये आपकी पहली कृति है। हाँ, ये मेरी पहली कृति है। मैं यहाँ पे लाई हूँ ये। तो बेसिकली मैम ये मेरी पीएचडी थीसिस है, ओके। जिसको मैंने बाद में इसमें काट-छाँट करके, संशोधन करके इसे पुस्तक के आकार में प्रकाशित किया था। हुँ, इसमें हुँ। वास्तव में बंकिम थोड़ा चंद्र ऊपर बताइए, चट्टोपाध्याय। थोड़ा और ऊपर हाँ करके जी, बताइए। हाँ। ये जी, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, हाँ, अभी साफ दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ, जी। जी, तो ये एक ऐसी किताब है, ये मेरा थीसिस है, जहाँ पर मैंने विषय लिया था बांग्ला के प्रकांड साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों की तुलना हिंदी के प्रकांड हमारे जो उपन्यास सम्राट हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद हुँ, के उपन्यास, तो हुँ, हुँ, दोनों साहित्यकारों के उपन्यासों की तुलनात्मक अध्ययन। तो हुँ, इसमें हुँ, मैंने शुरू किया था बांग्ला और हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर हम इन 2 साहित्यकारों तक पहुँचे। फिर इनके समय का पूरा अध्ययन करके इनके उपन्यासों के जो इनमें साम्यताएँ हैं और वैषम्यताएँ हैं, इन पर हमने गहरी चर्चा की। तो कुल मिलाकर ये किताब अपने आप में बड़ा यूनिक है क्योंकि इस तरह का काम फिलहाल किसी ने अब तक नहीं किया था। जब हुँ। मेरी 2014 जनवरी में मेरा पीएचडी अवार्ड हुआ था, तो ये काम 2012 में ही पूरा हो गया था। तो मेरे गाइड और मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने इसकी काफ़ी सराहना की। उन्होंने कहा, "कोयल बेटा, ये तो पहला काम है, तो इसको ज़रूर छपवाना।" और इसके बहुत अच्छे रिपोर्ट आए थे। जो दिल्ली इस किताब को भेजा गया था, वहाँ 2-3 हुँ, हुँ, हुँ। प्रोफेसर्स के पास, उन्होंने भी बहुत बढ़िया रिपोर्ट दिया। तो उन्होंने ही कहा, "ये किताब आपको छापना चाहिए।" तो मैम, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है और मैंने सुना है कई शोधार्थी इसको रेफर भी करते हैं अपने थीसिस के लिए। तो मेरे पब्लिशर ने बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कोई भी इसका उपयोग करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इस नहीं, तरह से तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको किया। मुझे भी अपनी थीसिस के लिए कहा गया था, पर कहीं न कहीं मैं उस समय इतनी व्यस्त थी कि मैं उसको नहीं कर पाई, और उस समय इतना हमको होता है ना, टाइपिंग की, एडिटिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हम डिपेंड करते थे जो प्रोफ़ेशनलों पर, और उन्होंने ठीक से सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मेरी तो उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी से मैंने किया। तो अच्छा, वहाँ के अच्छा। उससे करवाया था, तो उससे कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल हुआ। और उस समय के हुँ, फ़ॉन्ट हुँ। और ये सब अभी यूनिक फ़ॉन्ट ये सब अभी हमको यूनिकोड ईज़ी हो गया है। हाँ,
अब का बड़ा बहुत इजी हो मुश्किल था, गया है, और बिल्कुल उस चक्कर में वो जो पोस्टपोन हुआ तो आज तक नहीं हो पाया। और अब मुझे लग रहा है आपसे बात करके कि मुझे अब सबसे पहले उस पे काम बिल्कुल करके, बिल्कुल क्योंकि मेरा क्योंकि भी कुछ डिफरेंट था सब्जेक्ट, दक्षिण भारतीय भाषाओं का हिंदी साहित्य को प्रदे अनुदित ओ साहित्य, तो मैंने काफी कुछ चारों भाषाओं का अनुदित साहित्य पढ़ा और काफी कुछ डिटेल में फिर हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपसे बात कर रहे बिल्कुल हैं तो कर बिल्कुल रहा हूँ। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी है। बात है। ये आपका जो पहला जैसे मन की खिड़की कविता संग्रह है, इसमें से कोई कविता आप सुनाना चाहें तो सुनाइए, जी मैम। है आपके पास? हाँ हाँ, मैंने रखा है। मन की खिड़की ये है, हम्म। ठीक है, और इसका कवर डिजाइन मेरे हस्बैंड ने बनाया है। वाह वाह, क्या बात है। हाँ, इतना और सपोर्ट मिले तो फिर क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात बहुत है। बहुत, और इस किताब की सबसे खास बात है कि हर कविता के साथ मैंने उनके आर्ट को जोड़ा है। तो जैसे मान हम्म। लीजिए, ये कविता में पढ़ने वाली हूँ अवसाद, और ये उनकी स्केच है, उनकी फ्री हैंड स्केच है ये। तो हम्म। मैंने कहा था कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम दोनों की एक कोई किताब साथ में निकले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम्म। तुम लिखो, मैं अपना आर्ट वर्क तुम्हें दे दूंगा, तुम लगा दो जहाँ अरे पे वाह, लगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा है, इस तरह के सपोर्ट से काम बेटर होता है। और मैं भी जी लकी हूँ इस मामले में कि उन्होंने पूरा सपोर्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। जी कहीं मैं जी। साहित्यिक गोष्ठियों में जाती हूँ तो भी पिकअप ड्रॉप ये सब का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। जी हाँ, तो सुनाइए, कौन सी रचना अच्छा, सुनाने वाली? ये कविता, इस रचना में, इसमें इसमें ना बहुत तरह की कविताओं को मैंने संकलित किया है। इसमें ज्यादातर मनोवैज्ञानिक विषय ज्यादा थे, क्योंकि ये कोविड का समय था जब मेरे मन, और कुछ कई कविता ऐसी थी कि जो मैं काफी पहले लिख के रख चुकी थी, जिसको मैंने फाइन टच नहीं दिया था। तो इस दौरान वो माहौल ऐसा था, बाहर बाहर की दुनिया बड़ा भयंकर था। तो यहाँ पे हम्म। मैं सोचने लगी थी, क्योंकि मैंने काउंसलिंग का कोर्स भी किया है, और मैंने काउंसलिंग का कोर्स इसलिए किया है क्योंकि मैं जिस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती हूँ, आए हम्म। दिन उनके तकलीफों को सुनती हूँ। तो ऐसे कई बच्चे हैं जो कहते हैं मैम, हमारे जानकार के हमारे ऐसे फ्रेंड्स ने सुसाइड कर लिया है, या किसी ने अटेम्प्ट किया है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो बच्चे इस तरह के कदम उठाते हैं, उनके हम्म। मन में किस तरह के विचार चलते होंगे, है ना? क्या कभी ये करते समय अपने माँ बाप की याद नहीं आती है उन्हें? तो ये कविता मैंने उस दृष्टिकोण से इसकी रचना की थी कि कभी अगर बच्चे पढ़े तो वो हम्म। समझेंगे कि हमारे जाने से या हमारे ना होने से दुनिया में दो इंसान है जिस पर भयंकर इसका असर पड़ेगा, वो एक माता, दूसरे पिता। ठीक है, तो ये कविता अवसाद मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जो हम्म। कभी फ्रस्ट्रेशन में सोचते हैं कि भाई जी के क्या होगा। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। बिल्कुल। अवसाद। आंखों के सामने घना अंधेरा, मुंह छिपाना चाहता हूँ। बाहरी दुनिया बड़ी जालिम है, उससे बचना चाहता हूँ। कई महीनों से मैंने अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट कर देखा है। हर जगह से बस वही एक लाल रंग का लहू मेरा बहता है। कई बार बहुत ऊंची इमारत से नीचे की तन्हाई भरी दुनिया देखी है। मन किया एक बार पैर फिसल जाए, पर किस्मत इतनी मेहरबान नहीं है। छत की तरफ नजरें टिकाकर अपने उस नाकाम शरीर को लटकते हुए पाया, मगर दरवाजे के बाहर करुण सिसकियां सुनकर होश मेरा अचानक लौट आया। नींद की दवा ना सुला सकी, ना जहर की करवाहट से मिली तसल्ली। कितनी कोशिशों के बाद भी उन चेहरों के आगे हमेशा मेरी हिम्मत ने घुटने टेक दी। अवसाद की घड़ी में भी जिन्होंने मुझे सीने से लगा लिया, किस पत्थर के बने हैं वे मजबूत इंसान, जिन्होंने बार बार मुझे जन्म दिया। इतनी शक्ति है जीवन देने वालों में कि लेने की तमाम कोशिशें मेरी बेकार हुई। मम्मी पापा, इतना भी मुझे प्यार ना करो कि अपनी जान भी तुम्हारी अमानत लगने लगी। बहुत सुंदर, बहुत ही, मतलब बहुत अच्छे से आपने उन भावों को प्रस्तुत किया है अपनी रचना में। बहुत ही मार्मिक रचना है। और सच में ये बच्चे, ये क्या होते हैं ना, ये सब जो काम होते हैं ना, ये मोमेंट्री होते हैं।
जी यदि जी उस समय ये लोग थोड़ा सा सोच ले, कोई भी जो भी करता है ऐसे कुछ कदम उठाता है, वो 2 पल के लिए सोच ले मेरे माता सोच पिता ले। या मेरे परिवार वालों का या क्या होगा, या क्या इसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, तो वो शायद फिर नहीं करेगा। पर ये मोमेंट के डिसीजन होते हैं इम्पल्सिव, और उसमें सब कुछ हो जाता है। और फिर सबसे बड़ी केवल बात है ना, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ लगातार बात करते रहना चाहिए। हम लोग इतने भी व्यस्त नहीं हैं कि अपने बच्चों से बात ना कर पाए। तो ये कम से कम एक आदत हमें कहीं ना कहीं पे डलवानी होगी कि हम अपने बच्चों से बात करें। जैसे बच्चे भी कभी कभी ना, वो झिझक होती है। तो इस पूरी कविता में मैंने वही समझा कि अगर इतना हमें बॉन्डिंग रहे कि हम बच्चों से बड़े आसानी से बात करें, बच्चे हमसे बात करें, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आए। बिल्कुल कोशिश है सही मैम कहा, बस। क्योंकि ये पहले ये घटनाएं बहुत बहुत रेयर होती थी, क्योंकि उनके परिवार में कोई न कोई होता था। एक तो बुजुर्ग होते थे जिनसे बिल्कुल वो उनको हर तरह की वो मतलब है ना, एक तरह से मार्गदर्शन भी मिल जाता था। माता पिता भी, मतलब पिता जाते थे काम पे, लेकिन वो भी इतने बिजी नहीं थे जितने आजकल के माता पिता हैं। माताएं जनरली घर में रहती थी, तो मतलब और इतने परिवार के सदस्य थे, तो किसी न किसी से उनको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाता था। तो उस समय ये जी। घटनाएं कम होती थी, लेकिन आजकल केवल माता पिता और वो भी व्यस्त, तो फिर ये घटनाएं थोड़ी और बढ़ गई बीच हैं। में ये स्मार्टफोन आने के बाद लोग इतने ज्यादा उसमें उलझे रहते हैं कि 3-4 आदमी हैं, सबके हाथ में तो मोबाइल फोन, आपस में बातचीत ही बहुत कम होती है। सही है, सही है। नहीं, इसने बहुत ज्यादा कबाड़ा किया है मोबाइल ने, पर क्या करें, हम सब उस पर थोड़े डिपेंडेंट ज्यादा ही हो गई आज जी। के जमाने में। सही है। तो एक और आपकी जो रचना कविता संग्रह है, गीली मिट्टी की खुशबू, जी क्योंकि आपके 3-4 है, तो मैं सोच रही हूँ सारे से एक-एक तो कविता हम सुने। क्या डिफरेंस, जी आपने किसी और विषय पे लिखा होगा। गीली जी मिट्टी जी की खुशबू में से कोई एक रचना आप जो भी सुनाना चाहें। जी। जहाँ मन की खिड़की बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक है, गीली हुँ, मिट्टी की खुशबू बिल्कुल नारी विमर्श यानी कि स्त्री केंद्रित है। यहाँ ओके। पे मैंने एक कविता की रचना की थी, जो कहीं ना कहीं पे हम सब इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और कविता का शीर्षक है बीच का समय। ये है किताब गीली मिट्टी की खुशबू। हुँ, हुँ, हुँ। अरे वाह! हुँ, ठीक हुँ। है। हुँ, हुँ, ये हुँ। ये ये मेरे एक आर्टिस्ट दोस्त ने इसकी डिजाइनिंग की है। इसका कवर पेज बहुत सुंदर है, बहुत जी। सुंदर है। एकदम मुझे लाइक वो एकदम सटीक सा उस पे फिक्स हो रहा है ना जी पिक्चर और वो। जी जी। अ, तो इस कविता का शीर्षक है बीच का समय। वह हुँ, टटोलती गई अपने घर के हर कोने को, बिस्तर के नीचे, लोहे की अलमारियों में, रसोई घर के ऊंचे खानों में, सदियों से बंद बक्सों में, मगर वह लापता था। वो घर के बाहर ढूंढने लगी, ससुराल की गलियों में, मंदिरों की सीढ़ियों में, अस्पतालों के प्रसव कक्षों में, मायके के गांव में। नहीं हुँ। मिला वहां पर भी वह बीच का समय, जवानी और प्रौढ़ बनने के बीच का समय। कहीं नहीं दिखे उसे वे चेहरे जिनके लिए उसने उस समय को कभी याद नहीं किया। लौट आई थककर अपने घर, नहीं है वो बीच का समय, और ना ही जवाब कि उसे वो कहाँ छोड़ आई थी। शायद अकेली, अनजान किसी जगह, शायद मायके की दहलीज पर। मगर आज उसे जवाब देना है उनको जिनके लिए खो गया था वो बीच का समय। इसलिए वो टटोल रही है वो हर जगह जहां पर उसे उसका पता मिल जाए, उसका अपना वह बीच का समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और ये बहुत ही मतलब सच्चाई है, सच्चाई है जो आपने अपने रचना के माध्यम से प्रेषित करने की कोशिश की है। बहुत सुंदर, मतलब ऐसा लगता है ना कि बहुत करीब से हमने इस विषय को जाना, समझा, और फिर उसको हमने अपने शब्दों में उसको प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर। तो अब आते हैं आपकी अलग, ये भी शायद मुझे लगता है स्त्री विमर्श पर ही होगा। यह तुम्हारा घर नहीं है। इसमें ये स्त्री विमर्श पूरी तरह से नहीं है। अगर मैं अच्छा। ये कहानी आपको सुनाऊं, मुझे पता नहीं हमारे पास कितना समय है। हम्म, ये कहानी है।
कहानी संग्रह है, ये तुम्हारा घर नहीं अच्छा है। अच्छा, हाँ ये कहानी संग्रह है, जी। मेरे को कविता संग्रह लगा। ओके, हाँ सही या है। नहीं तो ये कहानी हम नहीं लेंगे क्योंकि इससे लंबी होगी शायद जी इसको जी सुनाने में। जी जी। इसका तो मगर बादलों ये, के पीछे, हाँ आप उसके बारे में कुछ संक्षेप में बताना हाँ, चाहते हैं, तो अवश्य बताइए। यहाँ पे ये जो कहानी संग्रह है ना, ये तुम्हारा घर नहीं है, कहाँ रखी किताब है, हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये कहानी बेसिकली ये है मेरी किताब, और ये हमारे हाँ। पब्लिशर जी ने बड़ा प्यारा सा एक कवर बना के दिया था मुझे। हम्म, हाँ, मुंबई से किताब छपी है। तो यहाँ पर ये शीर्षक, यहाँ पे स्त्री के लिए नहीं है, यहाँ पे एक पुरुष के संस्कार है। तो ओके। ये इस पूरे संग्रह में मैंने स्त्री और पुरुष दोनों के मन के उस स्त्री भाव को लिया, क्योंकि नारी मन पुरुष में भी हो सकता है, जिसमें बिल्कुल दया बिल्कुल। हो, ममता हो, करुणा हो। तो ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि वो सिर्फ नारी केंद्रित ही है। यहाँ पे वो सारे फीलिंग्स है जहाँ पे एक इंसान को हम बहुत कोमल स्वभाव के मान सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर भी है जहाँ पे एक औरत को अपने आप को एक सबल नारी के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ऐसे कलेक्शन है उसमें। तो इस किताब को भी काफी सराहना मिली, और 2-3 जगह पे इसको मैंने पुस्तक के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। तो खैर, इसमें कुल मिला के मेरे ख्याल से 14 कहानियां हैं, और सभी बड़े हमारी जो सुप्रसिद्ध लेखिका है सुशीला टागभोरे जी, उन्होंने इसकी बड़ी सराहना की, और उन्होंने कहा कि वास्तव में ये उनको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ हम, अब आप पूछिए। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि जो चीज मन से लिखी जाती है वो दिल तक पहुंचती है, लोगों तक, पाठकों तक पहुंचती है, और इसीलिए आपको सराहना मिली। तो अब हम आते हैं बादलों के पीछे एक घर है, ये भी एक जी कविता संग्रह है। जी। तो इसमें कौन कौन किन विषयों को आपने छुआ है या किन पे अपनी कलम चलाई? यहाँ पर ये भी अधिकतर कविताएं नारी केंद्रित है, नारी विमर्श, नारी मनोविज्ञान। और यहाँ पे कुछ कुछ मैंने कविताओं के ऊपर भी कविता लिखी है, कि एक इंसान का कवि बनना, या मान लीजिए जैसे हमारी जैसी औरतें है ना, किन हालतों में हम लोग कविताएं लिख लेते हैं अपने काम परिवार सब संभाल कर। तो ज्यादातर मैं मानती हूँ कि हमारे लिए औरतें जो होती है वो मल्टीपल चीजें हैंडल करती है ना। हम लोग हमेशा वो 10 भुजा वाली दुर्गा के समान है, कभी घर संभाल रहे हैं, कभी बच्चे संभाल रहे हैं, कभी जॉब संभाल रहे हैं। फिर भी अगर हम कलम उठा के कविता लिखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं रेगिस्तान के उस कैक्टस की तरह है, कि हमें कोई पानी डाले ना डाले, मगर हम अपनी हरियाली को किसी तरह सुरक्षित रखना जानते हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे कई कविताओं, मतलब यहाँ इस संग्रह की जो कविताएं हैं वो बड़े ही अलग अलग मिजाज के हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते ये किसी एक मूड से लिखा गया है। एक कविता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है स्पर्धा प्रतिस्पर्धा। ये बेसिकली जो वर्क प्लेस में होता है ना, बहुत ज्यादा राइवलरी मान लीजिए, है ना, या मान लीजिए कि दो लोगों के बीच में चीजों को लेकर, है ना, कभी कभी छोटे छोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें देखी है अपने आसपास, कभी किसी फैमिली में देख लिया, तो कभी किसी वर्क प्लेस में देख लिया। तो ये कविता मैंने उसको सोचकर लिखा है, स्पर्धा प्रतिस्पर्धा। उसकी नजरों में मुझसे जुड़ी हर वस्तु का मोल अनमोल था, इसलिए स्पर्धा के मुक्त आंगन में वो चुनौती के साथ उतरी। उसने वह हर वस्तु को मोल देकर खरीदा जो मेरे पास था, मगर एक दिन वो रुक गई, ये देखकर कि मैंने वस्तुएं जोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में मैंने ज्ञान बटोरना शुरू कर दिया था। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, और उसकी स्पर्धा प्रवृत्ति ने वही दम तोड़ दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा,
ये भी कभी कभी बहुत जरूरी होती है, ये कि कभी भी प्रतिस्पर्धा से हम अपने आप को बेटर भी बनाते हैं। कुछ जी। नहीं कुछ करते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धा में कई बार और कभी कभी गलत भी होती है, तो इसके दोनों पहलू हैं, है ना। तो और वैसे ये तो प्रतिस्पर्धा का युग है, तो वो चलती क्योंकि रहती है। हर जगह पे शायद लोगों के मन में यही अशांति है कि उसके पास ज़्यादा है, उसके पास बेहतर है, और जब वो बेहतर बराबर हो जाए, फिर उनको लगता है यार किसी और के पास वो चीज़ और बेहतर है। तो हाँ, हमारी जो ये रेस है वो कहीं रुकती नहीं है, और हम इतने थक जाते हैं। हमारे पास सब कुछ होता है मगर फिर भी खुशी नहीं होती है। तो खुशी कहीं न नहीं कहीं होती, ना, सही। कहीं वो न तो कहीं पे है, मुझे लगा। हर चीज़ जी, में आपको प्लस माइनस रहेगा, और कहीं कुछ हम बेटर कर पाएँगे, लेकिन ज़्यादातर हम प्रतिस्पर्धा में, और वो प्रतिस्पर्धा के साथ बहुत सी उलझते, दूसरी चीज़ें, जलन आती है वही और जलन। उलझनें आती है, कई चीज़ें आती है, तो उसके तो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते ही हैं। क्योंकि तो मेरे हिसाब से अगर अगर सच में कहीं कंपटीशन करना हो भाई, अपने आप से हमें करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। आज की मैं, कल की मैं, इनमें कितना अंतर है, और आगे 5 साल के बाद, आगे की ज़िंदगी में और कितना हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर सही सच है। में कहीं पे स्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा है, तो मेरे ख्याल से खुद से करना है। तो इससे हमें पर शांति मिलेगी, ये आगे सोच बढ़ेंगे। और ये भाव कहाँ होता है, बहुत कम लोगों में आता है कि मैं अपने को ही बेटर करूं, इंस्टेड ऑफ दूसरों का कंपटीशन करने पर। बिल्कुल। ज्यादातर दिमाग उधर ज्यादा चलता है ना, ऐसी चीजों पर। जी, तो जी, जी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके काफी कहानी संग्रह भी या कविता संग्रह, और कुछ झलक हमने आपके इस अभी सुनी। मैं ये जानना चाहती हूँ, इसके अलावा भी आपकी रुचियां किन किन चीजों में है जो आप अपने फ्री टाइम में करना चाहती हैं? मुझे घर सजाने का बड़ा शौक है। अरे वाह! तब तो आपके घर आना बनता है। बिल्कुल, बिल्कुल। घर सजाने का बड़ा शौक है। मुझे पेड़-पौधों से बड़ा लगाव है। मुझे गार्डनिंग बड़ा पसंद है। पौधे, एक तरह से मान के चलिए कि मैं बिना पौधों के नहीं जी सकती। मतलब हुँ, वो मेरे आस-पास रहेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऐसा हुँ। होता है कि कभी मेरी कोई प्लांट मुरझा जाए तो मैं रोती हूँ। मुझे बहुत दुःख होता है। हाँ, तो इतना अटैचमेंट, मतलब हम भी मानते हैं ना कि हमने कुछ किसी चीज़ को लगाया है और उसको हम देखभाल नहीं कर पाए, इसलिए आज ये ऐसी हो गई, तो दुःख होना भी स्वाभाविक है। बिल्कुल सही, हाँ, होता और है। मेरी उनसे तो लाइक बकर-बकर चलता है कि आज तुमने फूल दिया बड़ा अच्छा लगा। अरे तुम फूल क्यों नहीं दे रहे हो? मन उदास है क्या? तो मेरा एक ये अटैचमेंट मेरे कई मतलब बचपन से ही है पौधों के साथ, और ये मेरा एक ऐसा फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ, मैं इनके साथ बैठती हूँ, एक चाय हुँ। की कप लेके, और मुझे इनके साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छी चीज़, एक तो मन को सुकून मिलता है, और थोड़ी हम हरियाली, एक तो पर्यावरण के प्रति भी कुछ एक सहयोग दे रहे हैं इस तरह से पेड़-पौधे लगा कर के। जी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से अध्यापन कर रही हैं, तो कुछ मज़ेदार कुछ घटनाएँ याद आ रही हो तो हमसे साझा करें। कभी किसी स्टूडेंट के साथ या कलीग के साथ कोई मज़ेदार बात जो आज भी याद आती है तो हँसी आ जाती है और लगता है अरे वाह! क्या बात हाँ, कभी। ये कई साल पहले की घटना है। पहले मैं रेवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, उसके बाद मैं माउंट अच्छा, कार्मेल में आई। हाँ, तो ओके। ये घटना रेवा की थी जहाँ पे एक ऐसी क्लास थी, उसमें 24 बच्चों में से 4 लड़कियां थी, 20 लड़के थे, और ये हुँ, हुँ, लड़के बहुत प्लेफुल थे, बहुत ही हुँ, बातूनी थे। तो हुँ, ऐसा था कि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। तो हुँ, हुँ, मैं हुँ, इनके क्लास में जाती थी। हम लोग जयशंकर प्रसाद की वो हम कामायनी नाटक पढ़ा रहे थे, ठीक है। हुँ, हुँ, तो अब टेस्ट हुआ बच्चों का। तो हुँ, वहां हुँ, पे उस क्लास में 2 भाई थे। तो ये हुँ, 2 भाई, एक भाई फेल होकर मतलब छोटे वाले के साथ एक क्लास में आ गया। तो ओके। ये दोनों बच्चे ना बड़े प्यारे थे, मगर बात बहुत हुँ, करते थे। खैर, तो एक बार टेस्ट का पेपर मिला उनको, तो लड़के ने कहा कि हुँ, मैम, आपने ना मेरे पेपर को पढ़ा। मैंने कहा हाँ भाई, हुँ, बिल्कुल पढ़ा। आपने हुँ, टेस्ट लिखा? नहीं मैम, आपने मेरे पेपर को पढ़ा। मैंने कहा हाँ, हुँ, मैंने आपके पेपर को पढ़ा इसलिए तो नंबर दिए। नहीं हुँ, नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ किया था, बताइए क्या किया। मैंने कहा तुम बताओ क्या किया था। हुँ, कह रहा हुँ, है
मैंने एक ही स्पेलिंग 2 जगह पे अलग-अलग लिखा था। मैं आपको ओके। चेक कर रहा था कि आप मेरा पूरा पेपर पढ़ते हैं या नहीं, और दोनों जगह पे मैंने 2 अलग-अलग स्पेलिंग लिखे, आपने दोनों में सर्कल करके सही स्पेलिंग लिखा है। मतलब आपने मेरा पेपर पढ़ा है। मैं हँसी, मगर साथ ही साथ एक चीज़ मैं समझ गई कि बच्चे टीचर्स को कितना परखते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा तो बेटा आपने मुझे कितना मार्क्स है? कह रहे मैम आपको तो मैंने आउट ऑफ आउट दे दिया। तो टेस्ट मैंने उसको पेपर दिया, मगर टेस्ट उसने मेरी ली। सही है। नहीं नहीं, ये तो बात होती है बच्चों में, और खास तौर से जब आप नए नए होते हैं किसी क्लास में तो ज्यादा होती है। कभी बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन नए नए होते हैं ज्यादा, वो चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में कितने नॉलेजेबल हैं, या अपने बिल्कुल, पेशेंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना कितना पेशेंट रहते हैं, या किस तरह ऊट पटांग सवाल भी कई बार कर सकते हैं क्योंकि उनका ये मन है ऊट-पटांग किसी जी, बच्चे का। ये सवाल से एक बार याद आई, ये माउंट कार्मेल की घटना है। मैं उनको हाँ, शब्दावली, तकनीकी शब्दावली पढ़ा रही थी, ठीक है? हम्म, तो उसमें था फूड कंट्रोलर, तो मैंने कहा बच्चे हम लोग क्लास में क्विज़ खेलेंगे, तुम लोग हम्म, 10-10 वर्ड सीखोगे, फिर हम किताब बंद करेंगे, हम क्विज़ करेंगे, ठीक है? तो हम्म, फिर बच्चे ने कहा ठीक है मैम हम खेलेंगे। तो 10 शब्द हो गए, मैंने कहा चलो अब क्विज़ करते हैं। तो एक लड़की से हम्म, मुझे बताओ फूड कंट्रोलर इसका अनुवाद, हम्म, वो बोली मम्मी। जबरदस्त। खाद्य नियंत्रक नहीं मम्मी। हम लोग पूरे क्लास में इतने हंसे, मम्मी कहती ये मत खाओ वो मत खाओ। तो ऐसी चीजें क्लास में होती है, बड़ा मजा आता है क्योंकि अपना प्रोफेशन इतना प्यारा प्रोफेशन है। मैं तो हमेशा बिल्कुल सोचती हूँ बिल्कुल। तो हम तो कि हमेशा लाइव उसमें ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करते हैं ना, मशीनों से नहीं। तो हर तरह के बिल्कुल अनुभव होते हैं और बड़े मजेदार होते हैं। मतलब मैं कहती हूँ कि एक तरह से चाहे इस प्रोफेशन को लोग कैसे भी देखें, लेकिन इसमें जो मजा है, जो वो है ना, अटैचमेंट है, और एक जिंदगी भर तक का साथ रहता है उनसे। बच्चे और भी याद बच्चे करते हैं हमको, हम भी बच्चे याद करते हैं। रखते हैं, बिल्कुल आके लिपट जाते मैम आप कैसे कितने साल हाँ, पुराने बच्चों को पढ़ाए फिर भी याद रखते हैं। अच्छा हम्म, लगता है, मुझे तो लगता है उषा जी इससे बढ़िया प्रोफेशन और दूसरा नहीं हो सकता है। बिल्कुल और ये बिल्कुल के पैशन के साथ ये एक ऐसे प्रोफेशन है जिसको कोई सिखा नहीं सकता। अगर हम टीचर सचमुच बनना चाहते हैं हमें तभी इस प्रोफेशन में आना चाहिए, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। जिम्मेदारी है, इसमें बहुत जिम्मेदारी होती है। सही है, सही है। और मुझे लगता है आप में बहुत पेशेंस भी है, जैसा कि मैंने 1-2 बार कॉलेज आई हूँ तो देखा है, और वो अटैचमेंट भी है, और अच्छी बात है, होना ही चाहिए। तभी कोई अध्यापक अपने आप को, मतलब बच्चों के जब करीब जाते हैं तो उनका प्यार भी मिलता है, जी, सहयोग भी मिलता है, और हम काफ़ी कुछ कर पाते हैं, और हमारा हमको लगता है ना कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, वो सार्थक हो जाता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये सब होता है। तो काफ़ी समय हो चला है, तो चलते-चलते मैं जानना चाहूंगी कि अब आजकल आप किस उसमें लिख रही हैं, या क्या कुछ चल रहा है लेखन में, या किसी और रूप अभी में? मैंने अपनी चौथी कविता संग्रह को शुरू कर दिया है मैम। उसका अच्छा। काम मैंने अभी जून में जो छुट्टियां शुरू हुई थी हमारी उसी दौरान हम्म, मैंने शुरू किया, और एक लघु कथा संग्रह। मुझे अभी लग रहा है कि लघु कथाएं ज्यादा लोग पढ़ना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल एक सही लघु है। कथा भी मैं जाते-जाते पढ़ के आपको सुनाऊँगी। तो ये लघु हम्म, कथा संग्रह मेरी जो आखिरी किताब लास्ट जो किताब निकली लेटेस्ट वो है इंद्रधनुष में काला रंग क्यों नहीं होता। इसमें मैंने एक हम्म, एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें मैंने आधी-आधी इसमें जितनी रचनाएँ उसमें से 11 रचनाएँ मैंने लघु कथा लिखी है। 11 मेरे ख्याल से हाँ, और बाकी उसमें बड़ी कहानियाँ भी हैं। तो लिखते-लिखते मैंने ये देखा कि ऐसे हाँ 11 लघु कथाएँ हैं और 10 बड़ी कहानी है। ये है मेरी ये इंद्रधनुष में काला रंग क्यों नहीं होता। अच्छा, हाँ ये हाँ। जी, ये भी नारी विमर्श पर केंद्रित है। अच्छा। मगर यहाँ की नारियाँ बहुत अलग है, बहुत स्मार्ट है, बहुत लड़ने वाली है, ताकत वाली है, ठीक है? हम्म, और जैसे आज के ज़माने में औरतों को होना चाहिए, क्योंकि हम्म, औरत अपने आप में एग्ज़ाम्पल होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक पुरुष को देखकर भले ज़्यादा वो एग्ज़ाम्पल की तरह, रोल मॉडल की तरह ना बन पाए, चाहे वो उनकी उपलब्धि कुछ भी हो, मगर एक औरत जब अपने पैरों पर खड़ी होती है, उसको हम्म, देखकर
और 10 औरतें खड़ी हो जाती है, वो अपने आप में रोल मॉडल बन जाती है। ऐसे मैंने सही, बहुत देखा है, औरतों को बिल्कुल। औरतें बहुत निहारती है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरी जो लेखन मैं जिस पे कर रही हूँ, वहां पे लघु कथा संग्रह है एक, और एक कविता संग्रह, और एक मेरा अनुवाद का काम चल रहा है। पैरेलली 3 किताबों का काम मेरा चल रहा है। देखते हैं, मैंने अपने आप को दिया है 6-7 महीने का समय, देखते हैं कौन सा पहले पूरा कर पाती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर नहीं, नहीं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ आप जो भी कर रही हैं, अच्छे से जी मैम। और समय से पूरा करें और वह लोगों में, पाठकों में बहुत लोकप्रिय भी हो, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चलते-चलते एक और बात कि आप आज के लेखकों को, या आप क्योंकि बच्चों से जुड़ी हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, तो बच्चों को कोई एक टिप या कोई सलाह देना चाहती हैं, तो वो क्या होगी? अपने मन की सुनो, अरे वाह! अपनी अपने मन की सुनो। और अगर लेखकों से मैं क्या कहूँ, तो मैं ये कहूँ कि जो नई पीढ़ी सोचती है, हुँ, आप हुँ। उस एंगल से सोचिए, क्योंकि आज का हमारा जो लेखन है उसका हुँ, हुँ। उद्देश्य भी वही होना चाहिए कि पाठक कौन है, और हुँ, हुँ। अगर हमारी लेखनी पाठकों तक पहुंचाना है, फिर हमें हुँ, उनके मन को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसीलिए, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे हमेशा ऐसे कहती हूँ, तुम बताओ तुम्हारा मन क्या कहता है। तो हुँ, कहीं ना कहीं पे अगर हम अपनी मन की सुने, हम बहुत कुछ अपने बारे में जान पाएंगे, और हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को खुद संवारने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकेंगे, क्योंकि अक्सर हम अपने लिए दूसरों के ऊपर उम्मीदें रखते हैं, ये हमारे लिए करेंगे, वो हमारे लिए करेंगे। सही है। मगर जिंदगी हमें ये सिखाती है कि भाई जो करना है तुम्हें अपने आप करना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम अपनी मन नहीं, की सुनते हैं, काफी आगे हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो हमारा मन कहता है, वो सही सलाह देता है एक तो। जो बिल्कुल, एक्चुअली है बिल्कुल। ना? और उस जी, पे जी। चलकर ही हम कुछ कर पाते हैं, तो आपने लेखकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत और सबसे बड़ी सही। बात है उषा जी, हम लोग अक्सर दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे, अब हुँ, दूसरों के लिए सोचते सोचते क्या हम अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खत्म कर दे, है ना? सही है, हर सही है। दूसरे हमारी तीसरे। ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती जी। है, सो लोग क्या कहेंगे? खूबसूरत, वही इतनी खूबसूरत जिंदगी ईश्वर ने हमें दिया है, तो उन्होंने भी कुछ सोच के दिया है ना। तो मेरे हिसाब से हर किसी को अच्छा काम करना चाहिए, अपने कर्म बड़े अच्छे रखने चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए, और अपने लिए खुद कदम उठाने चाहिए। जी, बहुत-बहुत सही कहा है और इसी के साथ हम आज की वार्ता समाप्त करते हैं। बातें तो करने को बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत हो गया है और मुझे लगता है एक बार फिर हम मिलेंगे जल्दी ही और बहुत कुछ जानेंगे और लगता है तब तक आपकी जो रचनाओं पे और जिस पर काम चल रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएँ और फिर जल्दी मिलेंगे इस आशा के साथ हम आज का ये है अपनी बात का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और उन सभी दर्शकों का अग्रिम धन्यवाद करते हैं जो इस हमारी चर्चा को सुनेंगे और इससे प्रेरित भी हो सकते हैं, इससे उनको कुछ नया करने का भाव भी सीख सकते हैं या जो भी कुछ उनको अच्छे लगेगी या वो कमेंट देंगे तो उनके लिए हम अग्रिम धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद उषा जी, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। नहीं से किया हमको भी बहुत अच्छा लगा और हमारी चर्चा बहुत सार्थक रही और हमने जी। देखिए ऑलमोस्ट 50 मिनट होने वाले हैं। हमने देखिए बातों-बातों में पता ही नहीं चला, हमने पता ही इतनी नहीं लंबी चला। बातचीत हुई और लगता है अभी तो बहुत कुछ बात करने को है। तो जल्दी ही मिलेंगे। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम।